नमस्कार, मैं रविश कुमार। हर दिन खबरें आती है और चली जाती है, लेकिन आज की खबरें आपको हिला सकती है। इसलिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताइए आप हमें कहां से देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिए, वरना वो राज कभी नहीं जान पाएंगे जो गोदी मीडिया आपसे हमेशा छुपाती रही है। असम के लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग की मौत मामले में नया मोड़ सामने आया है। उनके बैंड के सदस्य शेखर ज्योति गोस्वामी ने सिद्धार्थ शर्मा और श्यामकानु महंत पर गर्ग को जहर देने और साजिश रचने का आरोप लगाया। गोस्वामी ने एसआईटी को बताया कि सिंगापुर में यह हत्या छिपाने और दुर्घटना का रूप देने के लिए की गई। जांच में शामिल अन्य बैंड सदस्यों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। गवाही में यह भी कहा गया कि जुबिन एक कुशल तैराक थे, इसलिए मौत आकस्मिक नहीं मानी जा सकती। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मखदुमपुर के राजद विधायक सतीश कुमार दास के खिलाफ राबड़ी देवी के सरकारी आवास के बाहर प्रदर्शन हुआ। दर्जनों लोग यह आरोप लगा रहे थे कि विधायक ने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है और अगर उन्हें फिर से उम्मीदवार बनाया गया तो पार्टी हार सकती है। प्रदर्शनकारियों ने अपने पसंदीदा नेताओं की तख्तियां भी रखी। राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि गठबंधन में सीटों का बंटवारा तय होते ही उम्मीदवारों की सूची जल्द जारी होगी। शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की मौत को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। शिंदे गुट के नेता राम कदम ने उद्धव ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद उद्धव गुट भड़क उठा और मानहानि का केस करने की घोषणा की। अनिल परब ने कहा कि कदम के आरोप राजनीतिक हैं और उद्धव की छवि खराब करने की कोशिश है। परब ने कदम की पत्नी की मौत पर भी सवाल उठाए। जवाब में कदम ने सीबीआई जांच की मांग की और पलटवार किया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि भारत में न्याय व्यवस्था बुलडोजर से नहीं बल्कि कानून के शासन से चलती है। मॉरिशस में उन्होंने सबसे बड़े लोकतंत्र में कानून का शासन विषय पर अपने संबोधन में यह दोहराया। उन्होंने बताया कि बुलडोजर न्याय मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है और कानून की प्रक्रियाओं को दरकिनार करता है। जस्टिस गवई ने उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि कानून का शासन सुशासन और सामाजिक प्रगति का मानक है, जो कुशासन और अराजकता से बिल्कुल अलग है। महाराष्ट्र में चक्रवात शक्ति की चेतावनी जारी की गई है। आईएमडी के अनुसार 4 से 7 अक्टूबर के बीच मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं का खतरा है। उत्तरी महाराष्ट्र तट पर हवा की गति 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे और झोंके 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। सरकार ने आपदा प्रबंधन सक्रिय करने और तटीय क्षेत्रों में नागरिकों की निकासी की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी आपातकाल के दौर को भूल गई है, जब 82 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी भीमसेन सच्चर और राजमाता विजयाराजे सिंधिया को जेल में डाला गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिलाओं के अधिकार की बात करती है, जबकि तब उन्हें तिहाड़ की कालकोठरी में रखा गया था। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के विरोध को दुबे ने ढोंग बताया और कहा कि मोदी सरकार ने ही लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। तमिलनाडु सरकार ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में 11 बच्चों की मौत के बाद कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी है। चेन्नई की कंपनी द्वारा बनाए गए इस सिरप के नमूने जांच के लिए सरकारी प्रयोगशालाओं में भेजे गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को परामर्श जारी कर 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खांसी सर्दी की दवाएं न देने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने कहा कि इन सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकॉल जैसे हानिकारक रसायन की मौजूदगी की जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास नांगा गांव के ऊपर एक पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया। शुक्रवार देर रात देखे गए ड्रोन के बाद सेना और पुलिस को सतर्क कर सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई। अधिकारियों ने बताया कि यह जांच की जा रही है कि क्या ड्रोन से हथियार या नशीले पदार्थ गिराए गए। वहीं पंजाब के अमृतसर में तस्करी गिरोह का भंडा फोड़कर 1.5 किलोग्राम हेरोइन और 12 पिस्तौल बरामद की गईं। कर्नाटक के बेलगावी में महबूब सुभानी दरगाह के उर्स जुलूस के दौरान आई लव मोहम्मद नारे को लेकर विवाद हो गया। खड़क गली से गुजरते जुलूस पर स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई, क्योंकि यह मार्ग पहले तय नहीं था।
नारेबाजी के बाद दोनों पक्षों में पथराव हुआ, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने तुरंत पहुंचकर स्थिति काबू में की और अतिरिक्त बल तैनात किया। वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ में इसी नारे वाले पोस्टर लगाने पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गोवा के मायम में आम आदमी पार्टी कार्यालय के उद्घाटन पर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर जनता को लूटने का आरोप लगाया और दिल्ली की तरह मायम में मुफ्त इलाज व दवा वाली क्लिनिक खोलने की घोषणा की। उन्होंने मंच से देरी से आने पर माफी मांगी और कहा कि खराब सड़क के कारण देर हुई। केजरीवाल ने दावा किया कि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत अपनी पत्नी को मायम से चुनाव लड़ाने की योजना बना रहे हैं, जिससे गोवा कुछ परिवारों के कब्जे में है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने राज्य प्रायोजित आतंकवाद नहीं रोका तो भारत संयम भूलकर उसे नक्शे से मिटा देगा। राजस्थान के अनूपगढ़ में सैनिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर 2 दशकों के बाद की तैयारी का संकेत दिया और जवानों से सतर्क रहने को कहा। यह बयान तब आया जब वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने दावा किया कि मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान मार गिराए थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भाजपा पर करूर भगदड़ को राजनीतिक रूप से भुनाने का आरोप लगाया और कहा कि मणिपुर दंगे, गुजरात की घटनाओं और कुंभ मेला हादसों के लिए कोई जांच आयोग नहीं भेजा गया। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य के हितों की अनदेखी कर रहा है और एआईएडीएमके भाजपा की कठपुतली बन चुकी है। स्टालिन ने श्रीलंकाई नेवी द्वारा मछुआरों पर हमले का मुद्दा उठाते हुए कच्चातीवू द्वीप पर केंद्र की निष्क्रियता की आलोचना की और कहा कि द्रविड़ मॉडल सरकार फिर जीतेगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उद्योगपति अनिल अंबानी को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक के साल भर पुराने फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी। एसबीआई ने अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशंस के खातों को धोखाधड़ी वाला घोषित किया था। अंबानी ने तर्क दिया कि बैंक ने प्राकृतिक न्याय का पालन नहीं किया और दस्तावेज समय पर उपलब्ध नहीं कराए। बैंक ने इस मामले में सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें 2,929 करोड़ रुपए के नुकसान का दावा किया गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें श्रीनगर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। 87 वर्षीय अब्दुल्ला पिछले कुछ दिनों से पेट संक्रमण से जूझ रहे थे और निजी अस्पताल में इलाज के बावजूद हालत बिगड़ने पर उन्हें स्थानांतरित किया गया। डॉक्टरों के अनुसार उनकी स्थिति अब स्थिर है और जल्द छुट्टी मिल सकती है। 3 बार मुख्यमंत्री रहे फारूक अब्दुल्ला ने अपने पिता शेख अब्दुल्ला की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा पाकिस्तान को दी गई नक्शे से मिटा देने वाली चेतावनी पर पाकिस्तान बौखला गया और गीदड़ भभकी देने लगा। पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने कहा कि यदि दोनों देशों में युद्ध हुआ तो बड़ा विनाश होगा। उन्होंने भारत पर आक्रमण की तैयारी का आरोप लगाया। जनरल द्विवेदी ने कहा था कि पाकिस्तान अगर अपनी जगह बचाना चाहता है तो आतंकवाद का समर्थन बंद करे। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने संयम दिखाया, पर आगे ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि रूस पाकिस्तान को चीनी फाइटर जेट JF-17 के लिए RD-93MA इंजन दे रहा है। उन्होंने इसे मोदी सरकार की विदेश नीति की नाकामी बताया और पूछा कि डेकेड्स पुराने सहयोगी रूस ने भारत की आपत्तियों के बावजूद यह फैसला क्यों लिया। रमेश ने कहा कि ये इंजन उन जेट्स में लगेंगे जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में किया था। हालांकि रूस ने किसी भी ऐसे सौदे से इनकार किया है।